मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हिंदू एक आस्था यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस का वो वीडियो जहां वो कह रहे हैं, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊँगा। तो क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को ये बयान देना पड़ा, और क्यों उस समय वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष रहे, और क्या हो गया कि बीजेपी और सेना युति बिगड़ी और आज शिवसेना के दो फाड़ हुए, और क्यों उद्धव ठाकरे को शिवसेना छोड़नी पड़ी या उनसे छीनी गई, और क्यों आज फडणवीस डिप्टी सीएम है, सब बता रहे हैं इस वीडियो में। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना युति को अपार सफलता मिली थी, और विधानसभा में भी दोनों ने गठबंधन जारी रखा, और तय हुआ कि गठबंधन जीता तो गठबंधन के नेता देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से उद्धव ठाकरे तक सबने अपने रैलियों में संबोधित करते हुए कहा कि युति जीती तो फडणवीस 5 साल तक सीएम रहेंगे। लेकिन चुनाव के नतीजे के बाद शिवसेना ने अपने तेवर बदले और उन्होंने कहा कि 2.5 साल मुख्यमंत्री की बात हुई थी। शिवसेना से महज एक सवाल है कि अगर 2.5 साल की बात हुई थी तो जब मंच से मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह फडणवीस तक कह रहे थे कि वो जीते तो फडणवीस ही नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, तब क्यों आपने नहीं कहा कि 2.5 साल मुख्यमंत्री की बात हुई थी? क्योंकि उनको डर था। क्या आपको डर था कि अगर ये बात हमने बोली तो जनता हमें 1% का भी वोट नहीं देने वाली? क्योंकि उद्धव के नाम पे या आदित्य ठाकरे के नाम पे आपको वोट नहीं पड़ रहे थे, आपको मोदी, शाह और फडणवीस के चेहरे पे वोट पड़ने वाले थे। या ये बात ही झूठी थी, सिर्फ सत्ता पाने के लिए शिवसेना ने झूठ बोला? दूसरा और पहला दोनों सत्य है। अगर बात 2.5 साल की थी तो पहला वाला सत्य है, और नहीं तो दूसरा वाला सत्य है। फिर कुछ हुआ। 10 तारीख को फडणवीस ने विधानसभा भंग की, अपना इस्तीफा दिया, और फिर एक ऐसा प्रयोग हुआ विधानसभा के लिए, एक ऐसा प्रयोग सत्ता के लिए जिससे हिंदू हृदय सम्राट और मराठी मानुष बाला साहेब ठाकरे की आत्मा को ठेस पहुंचा। जिस बाला साहेब ने पूरी जिंदगी कांग्रेस से लड़ाई रखी, जिसने 10 जनपद के सामने सर नहीं बल्कि 10 जनपद को अपने सामने झुका के रखा, आज वही मातोश्री 10 जनपद के सामने झुक रहा था, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ उद्धव ठाकरे अपनी लालच के कारण। 10 जनपद सोनिया सेना के सामने उद्धव ठाकरे झुक चुके थे, और शिवसेना जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी, जो मराठी मानुष की लड़ाई लड़ती थी, वो शिवसेना अब सेकुलरिज्म हो चुकी थी, जहां हिंदुओं का अपमान और धर्मों का सम्मान होने वाला था। अब शिवसेना पूरी तरीके से सेकुलरिज्म कार्ड खेल रही थी, वो सेकुलर बन चुकी थी। पालघर में साधुओं की हत्या हो जाना और उद्धव का कुछ ना कहना, ये निशाने पे भी लाया गया। जो बाला साहेब ठाकरे बॉलीवुड को अपने कदमों पर नीचा के रखते थे, उनको अपने जूते के समान रखते थे, अब उद्धव के सामने सर झुकाते थे। मुंबई ड्रग्स की एक नई जगह बन रही थी, वहाँ जबरन लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। जो लोग आज मोदी को मौत का सौदागर से लेकर गंदी नाली तक का कीड़ा और हिटलर की मौत मांगते हैं, वो लोग, वही लोग सोनिया गांधी से सवाल पूछने पे अर्नब गोस्वामी को जेल भेज देते हैं। कंगना रनावत का घर, उनका ऑफिस बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, जिस पे कोई भी नोटिस नहीं दी जाती। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को कुछ कहने पे, सिर्फ थप्पड़ मारने तक की छोटी सी बात पे बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को भी जेल भेजा जाता है, जहाँ फडणवीस उनका साथ देते हैं। यहाँ मोदी जी को मौत का सौदागर से गंदी नाली तक का कीड़ा तक कहा जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। लेकिन उनके लिए ये
देश के संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है कि उनको बोलने की आज़ादी नहीं। अरे देश के प्रधानमंत्री की मौत की दुआएं मांगते हो तुम और कहते हो बोलने की आज़ादी नहीं, और एक मुख्यमंत्री और एक सोनिया गांधी जैसे लोगों से सवाल पूछ लेने से आप जेल भेज देते हो। ये खतरा है लोकतंत्र के ऊपर। लेकिन वक्त का पहिया बदलता है, वक्त का पहिया बदलता है और हर दिन एक तरह नहीं होता है। वक्त का पहिया बदलता गया और कुछ शिवसेना जिसमें हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की आत्मा जिंदा दिख रही थी, उनकी शिवसेना जिंदा दिख रही थी, उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की और उनके नेता के रूप में उभरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के खास एकनाथ शाहबाजी शिंदे। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ी और आधे से ज़्यादा एमएलएज के साथ बगावत कर दी, जिसके कारण उद्धव ठाकरे की सत्ता और सरकार सब गिर गए। नौटी राउत जो आए दिन मोदी जी को कुछ ना कुछ कहते थे, फडणवीस को कुछ ना कुछ कहते रहते थे, उनके तेवर में एक बोलापन दिख रहा था। उनको ईडी का समन था और ईडी उनको पकड़ के जेल में डाल रही थी, तो कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा जी, जब आप नारायण राणे को जेल में डाल रहे थे संविधान पे खतरा तब नहीं था, लोकतंत्र तब नहीं मरा था। आप झूठ बोल के एक नेता को फंसा सकते हो तो आपकी लोकतंत्र तब जिंदा था। अब एक पत्रकार से उसके बोलने की आज़ादी छीन लेते हो जब वो पालघर जैसे मुद्दों पे आपसे सवाल पूछता है, आप उसको जेल भेजते हो, तब लोकतंत्र पे खतरा नहीं था। लेकिन जब आज आपकी सत्ता जा रही है, आपको ईडी का समन है, आपको जेल भेजा जा रहा है, तो आपको लोकतंत्र पे खतरा नजर आ रहा है। लेकिन सरकार और दिशा सब कुछ बदला। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का 5वां उम्मीदवार जब जीता तो तभी समझ में आ गया था कि महाविनाश अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। और कुछ दिन बाद जब एकनाथ शाहबाजी शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी और लगभग 39 विधायकों ने उनका साथ दे दिया, तब लगा कि हाँ शिवसेना के दो फाड़ हो गए हैं। उद्धव ने 2-3 लोगों को भेजा कि शिंदे को बनाया जाए, लेकिन वो लोग खुद ही उद्धव से चिकट गए। उद्धव ने फिर फेसबुक लाइव पर आकर के ये कहा कि अगर मेरे लोग आके मुझसे कहें कि मैं पार्टी छोड़ दूं, पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दूं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं, तो मैं ये भी कर दूंगा। कुछ भी नहीं हुआ। याद करिए, बाला साहेब ठाकरे ने भी ऐसा कहा था तो शिवसेना ने विद्रोह किया था, विरोध किया था उन लोगों का जो बाला साहेब के खिलाफ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बीजेपी और शिंदे का गठबंधन हुआ, लोगों को लगा कि फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फडणवीस ने यहाँ पे गेम प्लान बदला और उन्होंने कहा कि वो सरकार में नहीं आएंगे, वो बाहर से सरकार को समर्थन देंगे और शिंदे अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बीजेपी ने गेम खेला। उनको पता था कि अगर फडणवीस सत्ता में नहीं गए, सरकार में नहीं गए, तो उनके विधायक विद्रोह करेंगे, जिसको संभाल पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर और सभी विधायकों में फडणवीस का सम्मान बहुत है। और तभी जब उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया तो उनके लोगों में विद्रोह दिख रहा था और मंच पे जब वो शपथ ले रहे थे तो ये नारा चल रहा था कि हमारा नेता कैसा हो, फडणवीस की तरह हो, फडणवीस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। ये नारों ने स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी ने शिंदे को अपना मुख्यमंत्री नहीं माना है। और लोगों ने भी कहा कि शिंदे सिर्फ नाम के सीएम है, सुपर सीएम तो देवेंद्र फडणवीस ही होने वाले हैं, असली सीएम फडणवीस होंगे। वर्षा के पास सत्ता जरूर होगी, लेकिन सत्ता का असली केंद्र फडणवीस ही बने रहेंगे। और हुआ भी यूँ, जब मिनिस्ट्री बटी, जब मंत्री पदभार संभाले, तो फडणवीस को 2 सबसे शक्तिशाली पद मिले, पहला वित्त मंत्रालय और दूसरा गृह मंत्रालय, सरकार में नंबर 2। लेकिन फडणवीस की हैसियत क्या सरकार में नंबर 2 की थी? जी बिल्कुल नहीं। फडणवीस की हैसियत सरकार में नंबर 1 की है। ये इस बात से स्पष्ट होता है कि आज भी लोग अगर निशाना लगाते हैं सरकार के ऊपर, तो वो निशाना शिंदे पे नहीं होता है, वो फडणवीस पे होता है, वो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर होता है। देवेंद्र फडणवीस ने 24 घंटे के अंदर जो अपनी सरकार गंवाई थी, अजीत पवार के साथ उन्होंने जो सुबह सुबह शपथ ली और उसके बाद सरकार गिरी, उस समय की किरकिरी हुई थी,
उसके बाद से फडणवीस एक मंझे हुए राजनेता बने। उन्होंने चुन चुन के उद्धव सरकार के खिलाफ हमले जारी रखे और एक अकेले बीजेपी नेता जिसने 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे को चैन की सांस नहीं लेने दी, उनके ऊपर सीधे निशाने डालते रहे, वो देवेंद्र फडणवीस ही थे। देवेंद्र फडणवीस लगातार नेता प्रतिपक्ष का क्या काम होता है उसको दिखा रहे थे। वो देश के विपक्ष को इस दिखा रहे थे कि विपक्ष में रह के, प्रतिपक्ष में रह के आप सरकार का विरोध कैसे कर सकते हो। वो लगातार सरकार को हर मुद्दे पे घेरते थे, लेकिन सदन का अपमान नहीं होता था और फडणवीस आए दिन उद्धव पे हमलावर भी रहते थे। इसीलिए आज भी कहा जा रहा है कि 2024 में देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ भी किया कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ा उन्होंने और उप मुख्यमंत्री बने, वो वाकई अपने आप में एक एहसातिक है। वो अपने आप में ही एक मिसाल बन के पेश हुआ। नाटक ही हो, लेकिन वो एक मिसाल था। देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ भी किया 2.5 साल में, वो उद्धव सरकार को गिराने में सफल ही हुए और वो नायक के रूप में महाराष्ट्र में आज भी उपस्थित हैं। आज भी महाराष्ट्र के जो नेता निशाना लगा रहे हैं वो फडणवीस के ऊपर है और फडणवीस एक मंझे हुए राजनेता बन चुके हैं। उनका औरंगजेब और अश्वदीन अवस्थी पे दिया हुआ बयान भी वायरल है। मैं आपको उस बयान के साथ छोड़े जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता फिर पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवान